हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र में नेट की जो 26 थिंकर्स ऑफ सोशोलॉजी हैं उस कड़ी में आज हम लोग क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो हैं ये भी एक महत्वपूर्ण विचारक हैं और समाजशास्त्र में इनका जो योगदान है वो आखिर में क्या है, हम लोग समाजशास्त्र में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को क्यों पढ़ते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन से इनके विचार किस प्रकार से अलग हो जाते हैं या फिर दुर्खीम से किस प्रकार से ये अलग हैं, इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और आखिर में इनका समाजशास्त्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, साथ ही इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो हैं इनका जीवन काल अगर देख लें तो 28 नवंबर 1909 से 30 अक्टूबर 2009 तक अगर देखा जाए तो एक बहुत ही लंबा समय है। लगभग इनका जीवन काल जो है वो 101 वर्ष का रहा। ये एक फ्रांसीसी मानवविज्ञानी और नस्ल विज्ञानी थे। इनको जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के साथ आधुनिक मानव विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। इसमें मैं पहले ही आप लोग को बता दूं कि मोस्टली जो कंटेंट हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें मैंने देखा और बहुत कुछ खास एक एक टॉपिक कहीं कहीं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का दिया है, लेकिन सारे इनके टॉपिक्स को नहीं दिया गया है, नहीं कवर किया गया है। ऐसे ही ऊपर ऊपर से जस्ट एक इंट्रो दे दिया गया है। तो इसको डिटेल में जाने के लिए मुझे विकिपीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो इसमें आप लोगों को मोस्टली जो कंटेंट है वो विकिपीडिया के होंगे। अगर आप लोगों को अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो समझने का कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस आखिर में कौन थे और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण अपने काम किए हैं, तो आप लोग विकिपीडिया पे जाके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। इनका जन्म जो है ये 28 नवंबर 1908 में ब्रुसेल्स के एक यहूदी फ्रांसीसी परिवार में हुआ था। और जहाँ तक इनके विचारधारा की बात की जाए, विचारों की बात की जाए, तो हालांकि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और उस समय ये अपने नाना के घर पे थे काफ़ी समय तक और वहाँ पे एक काफ़ी धार्मिक माहौल दिख रहा था, लेकिन उसका प्रभाव क्लॉड लेवी स्ट्रॉस पे नहीं पड़ा और वो अपने युवा अवस्था में कम से कम तो वो नास्तिक प्रवृत्ति के ही थे। महत्वपूर्ण अगर योगदान की बात करें तो संरचनावाद और संरचनात्मक मानव शास्त्र के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने 1959 और 1982 के बीच कॉलेज डी फ्रांस में सोशल एंथ्रोपोलॉजी की अध्यक्षता की। 1973 में एकेडमी फ्रैंकाइज के सदस्य चुने गए थे। लेवी स्ट्रॉस ने तर्क दिया है कि जंगली दिमाग की जो संरचना होती है उस सभ्य दिमाग की संरचना जैसी ही होती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो जंगली दिमाग की संरचना है वो कुछ अलग तरीके की होती है और जो सभ्य समाज की संरचना है वो कुछ अलग होती है। और उन्होंने अपना यह तर्क जो है वो अपनी पुस्तक ट्री स्टेट ट्रॉपिक्स नामक पुस्तक में दिया है। तो ये पुस्तक अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ट्री स्टेट ट्रॉपिक्स एक ऐसी बुक है जिसमें इन्होंने अपनी जो जर्नी की थी, ये जब गए थे साउथ अमेरिका, अर्थात मोस्टली इनका टाइम देखा जाए तो ब्राज़ील के एरिया में बीता था। तो ब्राज़ील में जब ये गए थे तो जो पूरी उनकी जर्नी है और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, ये सारे ट्री स्टेट ट्रॉपिक्स में इन्होंने लिखा है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें कुछ कंटेंट जो था वो इंग्लिश में भी मिला, तो मैं को उसको जस्ट एक ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप लोग चाहिए तो आप लोग अपने शब्दों में उसे नोट बना लीजिएगा। तो इस बुक के बारे में मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में इसको पूछ दिया जाए। तो ये बुक जो है ट्री स्टेट जो ट्रॉपिक्स है, इसमें टोटल 36 चैप्टर्स हैं। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कुछ ऐसे ही अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और इस बुक में 9 सेक्शन हैं। पार्ट 1 से लेके और 3 तक में लेवी स्ट्रॉस ने रिफ्लेक्शन ऑन लिविंग यूरोप
एंड विजिटिंग द न्यू वर्ल्ड एंड द ट्रॉपिक्स। तो इन्होंने जब एक न्यू वर्ड का मीनिंग यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जैसे कि मोस्टली इसमें देखा जाए अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, अगर हम ये वर्ल्ड के मैप में अगर आप ले लें तो जो ये हमें नॉर्थ अमेरिका की एरिया दिख रही है वहाँ पे इसको न्यू वर्ल्ड ये कह रहे हैं। और ट्रॉपिक्स में आप लोगों को पता है कि बीच में जो भूमध्य रेखा है, ये अगर हम ग्लोब मान लेते हैं तो ग्लोब के बीच में जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर में आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है और नीचे में आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलता है। और इन दोनों के बीच जो 23.5 अंश का आप लोगों को ऊपर में कैंसर और नीचे में कैप्रिकॉर्न है, इन्हीं के बीच का जो ये एरिया है इसी को ट्रॉपिक्स कहते हैं। और आप लोग अगर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप लोग एक बार वर्ल्ड का मैप उठा के अगर देखेंगे तो जो ब्राज़ील है साउथ अमेरिका का, ये यहाँ पे नीचे में आप लोगों को साउथ अमेरिका दिखेगा और यहीं पे आप लोगों को ब्राज़ील दिखेगा। तो ब्राज़ील जो है वो ट्रॉपिक्स एरिया में आता है। और ये जो पहले से तीसरे चैप्टर तक इन्होंने डिस्कस किया है वो यही डिस्कशन है कि किस प्रकार से ये यूरोप से जाते हैं और उसके बाद से कैसे न्यू वर्ल्ड अर्थात नॉर्थ अमेरिका और ट्रॉपिक्स को ये विजिट करते हैं। तो उनका यही सारा एक्सपीरियंस जो है इसमें दिया गया है। पार्ट 4 जो है द अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट्स, तो जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं उन्हीं के बारे में इन्होंने पार्ट 4 में डिस्कस किया है। पार्ट 5 की बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं। इसमें पार्ट 5 से लेके 8 तक अर्थात 5, 6, 7, 8 ये 4 चैप्टर जो हैं इन्होंने फोकस किए हैं नेटिव ब्राज़ीलियन कल्चर पे। अब आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने ब्राज़ील को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था। ये एक कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू गए थे, एक प्लानिंग थी ऐसी कि वहाँ जाके और वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको स्टडी करना है, तो उसमें एक मेंबर ये भी थे और उसके बाद से इनका ये काम देखने को मिलता है। तो ये नेटिव जो वहाँ के मूल निवासी हैं ब्राज़ील के, उनके कल्चर को इनको स्टडी करना था और इन्होंने 4 चैप्टर में इन्होंने उसको डिस्कस किया है। तो पहला जो है वो कैडुवो या जो भी आप लोग बोल सके, इसे ग्रेक कुरु भी बोलते हैं, गैकुरु। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, इसे काडुवेओ बोलेंगे या फिर गैकुरु बोलेंगे। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। तो पहला तो इन्होंने जो 5वां जो चैप्टर है उसमें इन्होंने इसका स्टडी किया है। 6ठे चैप्टर में इन्होंने बोरोरो का अध्ययन किया है। 7वें में इन्होंने नाम्बिक्वारा का किया है और टूपी कावाहिब इसका इन्होंने 8वें चैप्टर में डिस्कस किया है। तो ये 4 जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं ये बोल सकते हैं या जनजातियाँ हैं ये बोल सकते हैं, तो जो वहाँ के नेटिव्स थे इन चारों का इन्होंने अध्ययन किया था और 5 से लेके 8वें चैप्टर तक इन्होंने इसी के बारे में डिस्कस किया है। पार्ट 9 अर्थात जो आखिरी सेक्शन है, सॉरी यहाँ पे मैं चैप्टर बोल रही थी, चैप्टर नहीं है, चैप्टर 36 है, सेक्शन की बात है। यहाँ पे सेक्शन 1 से 3 में इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है। सेक्शन 4 जो है वो अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट्स, जो सेक्शन 5 है वो वहाँ की जो भी प्रजातियाँ थीं उनके बारे में इन्होंने किया है। और पार्ट 9 में द रिटर्न नाम से इन्होंने किया है। अपने बुक की द एंडिंग इन्होंने की है और उन्होंने उसमें बताया है कि किस प्रकार से आखिर में क्या रीज़न था इस बुक को लिखने के पीछे। और इस तरीके से इन्होंने दिया है कि पार्ट 9 द रिटर्न क्लोजेस द बुक विथ रिफ्लेक्शन ऑन अमंग अदर थीम्स द नेचर एंड पर्पज। तो आखिर में ये सारी चीज़ों के साथ इन्होंने द रिटर्न टाइटल के उससे पार्ट 9 को इन्होंने एंड किया है। यहाँ पे है पर्पज़ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो इन्होंने इसमें पार्ट 9 में यही बताया है कि आखिर में एंथ्रोपोलॉजी का अर्थात मानव शास्त्र का जो है वो
पर्पज़ क्या है, उसका नेचर क्या है, द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रैवल ऑन माइंड। जब हम जर्नी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमारे माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको इन्होंने इसमें चर्चा किया है। द रोल्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड इस्लाम ऑन इन ग्लोबल कल्चर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है कि इन्होंने जो पार्ट 9 अर्थात इनका लास्ट सेक्शन है इस बुक का, ट्विस्टेड टॉपिक्स का, या फिर इसे ट्विस्टेड टॉपिक्स बोल सकते हैं, तो इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि ग्लोबल कल्चर में बुद्धिज़्म और इस्लाम का रोल क्या है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। लेवी स्ट्रॉस रिटर्न टू पेरिस इन 1948। ये 1948 में पेरिस को रिटर्न होते हैं। एट दिस टाइम ही रिसीव्ड हिज स्टेट डॉक्टरेट फ्रॉम द सोरबोन बाय सबमिटिंग इन द फ्रेंच ट्रेडिशन बोथ अ मेजर एंड अ माइनर डॉक्टरल थीसिस। तो उस समय का जो फ्रांस में ये ट्रेंड था कि ये ट्रेडिशन था, ट्रेंड नहीं बोलेंगे, ट्रेडिशन था ऐसा कि 2 थीसिस सबमिट करना पड़ता था। एक मेजर होता था और एक माइनर होता था, एक बड़ा थीसिस होता था, एक छोटा थीसिस होता था। तो इन्होंने सबमिट किया था और अपने डॉक्टरेट, जो स्टेट डॉक्टरेट इन्होंने कंप्लीट किया था। आखिर में ये दोनों थीसिस कौन से थे, तो जो मेजर था वो ये था, ये तो इन्होंने फ्रेंच में लिखा है, तो इसको आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। द फैमिली एंड सोशल लाइफ ऑफ नाम्बिक्वारा। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि द फैमिली एंड सोशल लाइफ ऑफ नाम्बिक्वारा इंडियंस पे इन्होंने अपना थीसिस लिखा था। और जो माइनर था डॉक्टरल थीसिस, वो इन्होंने लिखा था द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जो कि लेवी स्ट्रॉस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। इनकी एक और बुक है द सेवेज माइंड। सेवेज माइंड ये 1962 में प्रकाशित हुई थी बुक, और इस बुक के बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि इन्होंने कहा है सेवेज माइंड में कि ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि जो जंगली दिमाग होता है वो सभ्य दिमाग की तुलना में ज़्यादा सही होता है या सभ्य दिमाग ज़्यादा सही होता है। तो इन्होंने कहा था कि जो जंगली दिमाग की संरचना है वही सेम संरचना हमें सभ्य दिमाग में भी पाई जाती है, देखने को मिलती है। तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक लेज आउट लेवी स्ट्रॉस थ्योरी ऑफ कल्चर एंड माइंड। तो इस बुक के फर्स्ट हाफ में इन्होंने डिस्कस किया है अपने जो कल्चर की, संस्कृति का जो सिद्धांत है और माइंड, इन दोनों में आखिर में संस्कृति और माइंड में क्या रिलेशन है, इसको इन्होंने फर्स्ट हाफ में डिस्कस किया है। जबकि सेकेंड हाफ एक्सपैंड्स दिस अकाउंट इनटू अ थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल चेंज। तो जो सेकेंड पार्ट है इस बुक का, इसमें इन्होंने हिस्ट्री और सोशल चेंज, आखिर में सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, समाज का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। एक बुक इनकी और है माइथोलॉजिक, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो लेवी स्ट्रॉस स्पेंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 1960s। 1960 के दशक का अगर सेकेंड हाफ की बात करें तो इस समय में इन्होंने वर्किंग ऑन हिज मास्टर प्रोजेक्ट अ 4 वॉल्यूम स्टडी कॉल्ड माइथोलॉजी। तो जो माइथोलॉजी है वो इनकी 4 वॉल्यूम में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइथोलॉजी हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि लेवी स्ट्रॉस की जो बुक माइथोलॉजी है, आखिर में इस माइथोलॉजी का कितने वॉल्यूम हैं, तो 4 वॉल्यूम है। लेवी स्ट्रॉस कंप्लीटेड द फाइनल वॉल्यूम बाय ऑफ माइथोलॉजी इन 1971। तो 1971 में इन्होंने अपनी लास्ट जो इसका वॉल्यूम था उसको कंप्लीट किया था। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इनका मानव शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है। आखिर में इन्होंने जो मानव शास्त्रीय सिद्धांत दिया है, तो लेवी स्ट्रॉस ने फर्डिनेंड डी सॉसर की संरचनात्मक भाषा विज्ञान को मानव विज्ञान पर लागू करने की मांग की थी। यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि लेवी स्ट्रॉस जो हैं वो फर्डिनेंड दी सॉसर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी जो भाषा शास्त्र थी उससे ये काफ़ी प्रभावित थे और उसी को इन्होंने मानव विज्ञान पर लागू करने की मांग की थी। उस समय परिवार को पारंपरिक रूप से विश्लेषण का मूल उद्देश्य माना जाता था।
अगर किसी भी हमें समाज के फैक्ट्स का अगर विश्लेषण करना है तो परिवार को हमें वहाँ पे मेन माना जाता था, लेकिन इसे मुख्य रूप से पति पत्नी और उनके बच्चों से बनी एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखा जाता था। भतीजे, चचेरे भाई, चाची, चाचा और दादा दादी सभी को गौड़ माना जाता था। लेवी स्ट्रॉस ने तर्क दिया कि सॉसर की भाषाई मूल्य की धारणा के समान परिवार केवल एक दूसरे के साथ संबंधों के माध्यम से निश्चित पहचान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उन्होंने मानव विज्ञान के शास्त्रीय दृष्टिकोण को उलट दिया। द्वितीयक परिवार के सदस्यों को पहले रखा और इकाइयों के बजाय इकाइयों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने पर जोर दिया। तो इन्होंने सबसे पहले परिवार को पहले रखा है, ठीक है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो इकाइयां हैं उसके बीच में संबंधों को भी ये देख रहे हैं, इसीलिए इनको एक संरचनावादी भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा देखने को मिलता है कि जो माँ होती है और जैसे पति पत्नी हैं तो पति पत्नी के साथ ऐसा देखा जाता है कि कहीं पे जो पुत्र होता है उसका माँ के साथ ज़्यादा लगाव होता है, या फिर ये देखने को मिलता है कि पिता के साथ पुत्र का ज़्यादा लगाव होता है। तो आखिर में इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हमें इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे इसमें पॉइंट्स नोट किए थे। उन्होंने ऐसा देखा कि जहाँ पे मदर जो होती है, माँ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे बोलेंगे कि मातृवंशीय परंपरा है तो वहाँ पे माता की ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे देखा जाए तो जो पिता होता है वो एक बच्चे से काफ़ी स्नेहपूर्ण संबंध रखता है, और लेकिन ज़्यादा हक जो होता है वो मामा का होता है। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने देखा था, बहुत सारे डिफरेंसेस दिख रहे थे उनको। तो उन्होंने यही रीज़न है कि इन्होंने ये बात की है कि जो भी चीज़ें हैं, ये आप लोग देखेंगे कि संरचना को जहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन ने वास्तविक माना है, वहीं पे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इसे एक मिथक माना है। इन्होंने कहा है कि ये हमारे मन की बनाई हुई सारी चीज़ें हैं, ये हमारी एक मानसिक क्रिया के द्वारा बनाई गई हैं, ना कि इसमें कोई सच्चाई है। तो इन्होंने मिथकों की बात यहाँ पे इसीलिए की है। इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संरचना होती है वो एक मिथक होता है। तो ये बात कहते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। जनजातियों के बीच विवाहों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली पहचान के निर्माण में अपने विश्लेषण में लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि चाचा और भतीजे के बीच का संबंध भाई और बहन के बीच के संबंध जैसा ही था। तो उन्होंने देखा कि जो चाचा और भतीजे में संबंध पाया जाता है या फिर भाई और बहन के बीच में जो संबंध पाया जाता है वैसा ही था जैसे कि पिता और पुत्र के बीच संबंध होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चाचा और भतीजे के बीच का संबंध अलग सा दिख रहा था और पिता और पुत्र के बीच का संबंध अलग सा दिख रहा था। ऐसा हम सिर्फ उस समय की बात नहीं बल्कि आज के अगर हम भारतीय अपने समाज में देखें तो इसमें भी लागू होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस प्रकार से एक पिता का पुत्र से संबंध होता है वैसे ही उसका अपने चाचा के साथ भी संबंध होता है। चाचा जो होते हैं वो भी एक पिता की ही भूमिका निभाते हैं। अगर बात उत्तरदायित्व की जाए, तो अगर अधिकारों की बात की जाए, बच्चे की कैसे केयर करनी है उसकी बात की जाए, तो चाचा भी जो होते हैं वो एक पिता की ही तरह रोल निभाते हैं। वहीं पे जो बच्चा होता है वो उनके पुत्र की तरह ही रोल निभाता है। लेवी स्ट्रॉस का यह सिद्धांत स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में सामने आया है। तो जो इनकी बुक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी, तो उसमें ये सिद्धांत देखने को मिलता है। संक्षेप में वह संस्कृति को प्रतीकात्मक संचार की एक प्रणाली मानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्डिनेंड सिसोरे से किस प्रकार से प्रभावित हैं और ये प्रतीकों की बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें भाषा, जिस प्रकार से हम देखें भाषा क्या है, आखिर में अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा क्या है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज ले लें, उड़िया है, गुजराती है, तमिल है, मलयालम है, कोई भी भाषा ले लें, हर किसी भाषा का एक ग्रामर होता है, उसका एक सिस्टेमेटिक पैटर्न है। उसी तरीके से हम उसको सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका कोई भी वर्ड हम कहीं पे भी जोड़ देंगे और वो एक मीनिंगफुल अर्थ निकाल देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो यही बात इन्होंने कहा कि इसको हम एक जैसे भाषा की संरचना देखने को मिलती है वैसे ही हम अपने जो संबंधों की संरचना है हम इसमें भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी जांच
उन तरीकों से की जानी चाहिए जिनका उपयोग दूसरों ने उपन्यासों, राजनीतिक भाषणों, खेल और फिल्मों की चर्चा में अधिक संकीर्ण रूप से किया है। पिछली पीढ़ी के सामाजिक सिद्धांत की पृष्ठभूमि के विपरीत जो पिछली पीढ़ी के लोग थे और उन्होंने जो सामाजिक सिद्धांत दिए थे उनकी पृष्ठभूमि के विपरीत तुलना करके उनका तर्क सबसे अच्छा समझ में आता है। उन्होंने दशकों तक इस रिश्ते के बारे में लिखा है। जहाँ तक एक बार अगर हम लोग देखें कि एमिल दर्कहाइम की बात करें तो उन्होंने समाज को ज़्यादा महत्व दिया था, व्यक्ति का उसमें इन्होंने रोल लगभग नकार ही दिया है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस जो है वो व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है, मन स्थिति है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसी के कारण से जो हमें रिश्ते बनते हैं वो दिखाई देते हैं और उन्हीं से एक सामाजिक संरचना बनती है। तो इसलिए वो अगर देखा जाए तो व्यक्तिवादिता पे ज़्यादा जोर देते हैं। रिश्तेदारी प्रणालियों के अध्ययन में जिसने सबसे पहले उन्हें चिंतित किया, स्पष्टीकरण के आदर्श ने डेटा के एक व्यापक संगठन की अनुमति दी जिसे आंशिक रूप से अन्य शोधकर्ताओं द्वारा आदेश दिया गया था। समग्र लक्ष्य यह पता लगाना था कि विभिन्न दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों के बीच पारिवारिक संबंध अलग अलग क्यों होते हैं। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि है तो साउथ अमेरिका ही, अगर हमें दक्षिण अमेरिका की बात करें और वहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। अलग अलग संस्कृतियों में जो पारिवारिक संबंध है वो हमें अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि कहीं पे पुत्र पे पिता का ज़्यादा अधिकार दिखाई देता है तो कहीं पे माता का अधिकार ज़्यादा दिखाई देता है, वहीं पे कहीं बुआ का दिखाई देगा तो कहीं पे मामा का दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है? उदाहरण के लिए एक समूह में पिता का बेटे पर बहुत अधिक अधिकार हो सकता है जब संबंध वर्जनाओं द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित हो। दूसरे समूह में माँ के भाई का बेटे के साथ उस तरह का रिश्ता होता था जबकि पिता का रिश्ता शांत और चंचल होता था। तो जहाँ पे मामा का रिश्ता ज़्यादा मुख्य हो जाता है वहाँ पिता का गौड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से लेवी स्ट्रॉस ये सोच रहे थे कि आखिर में ये सारे डिफरेंसेस क्यों दिखाई दे रहे हैं। कई आंशिक पैटर्न नोट किए गए थे। उदाहरण के लिए माता और पिता के बीच का संबंध पिता और पुत्र के साथ कुछ प्रकार की पारस्परिकता रखते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, यदि माँ की सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक स्थिति प्रभावशाली थी तो वह पिता के साथ औपचारिक थी। पत्नी अगर ज़्यादा स्ट्रांग है सोसाइटी में तो वो पिता के साथ औपचारिक रूप से बस रहती थी, फॉर्मल तरीके से कि हाँ ये मेरे हस्बैंड हैं और हैं बस। तो पिता का आमतौर पर पुत्र के साथ घनिष्ठ संबंध होता था, लेकिन ये छोटे पैटर्न असंगत तरीके से जुड़े हुए थे। ऐसा दिख रहा था कि ये सारी जगह पे तो एक जैसा नहीं दिखाई देता है। मास्टर आर्डर खोजने का एक संभावित तरीका आखिर में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो थे वो इस चीज़ से परेशान थे, इस बात से कि आखिर में इसका एक पैटर्न कैसे ढूंढा जाए। जैसे कि इन्होंने भाषा में देखा था कि एक व्याकरण होता है, एक पैटर्न होता है, उसी तरीके से ये सोच रहे थे कि आखिर में इस रिश्तों में हम एक मास्टर पैटर्न कैसे देखें। तो ये देखने का ये कोशिश कर रहे थे। रिश्तेदारी प्रणाली में सभी पदों को कई आयामों के साथ रीड करना था। तो यहाँ पे इन्होंने ये निकाला कि हम जितने रिश्तेदारी का जो हमको पैटर्न दिख रहा है उन सबको हमें खंगालना पड़ेगा कि कैसे कौन किससे संबंधित है, इसीलिए इनको संरचनावादी कहते हैं। उदाहरण के लिए पिता जो होता है वो पुत्र से बड़ा था, पिता ने पुत्र को जन्म दिया, पिता का लिंग जो है वो पुत्र के समान था, इत्यादि। इतने सारे रीजन हो सकते हैं कि जिससे कि पिता और पुत्र में क्या संबंध पाया जाता है। वहीं पे मातृवंशीय चाचा बड़े थे और एक ही लिंग के थे, लेकिन उन्होंने पुत्र पैदा नहीं किया है, इत्यादि। ऐसी टिप्पणियों का एक विस्तृत संग्रह एक समग्र पैटर्न उभरने का कारण बन सकता था। यहाँ पे आप लोगों को इसीलिए क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का अलायंस थ्योरी आप लोगों को याद आ रहा होगा कि किस प्रकार से इन्होंने विभिन्न रिश्तों को किस प्रकार से जोड़ा है और अलायंस थ्योरी में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से
एक दूसरे से लोग संबंधित होते हैं। जहाँ तक सामाजिक विनिमय सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो इसमें इन्होंने किस प्रकार से बताया है कि अपने घर की जो लड़की होती है वो हम दूसरे घर दे देते हैं, और इस प्रकार से हमारी जो अगली पीढ़ी होती है वो भी सेम वही चीज़ करती है कि फिर दूसरे घर की लड़की आई रहती है वो हमारे घर की होती है। तो इस तरीके से महिलाओं का जो है रिश्तों में किस प्रकार से विनिमय होता है कि हमारे घर की लड़की जाके दूसरे घर के परिवार की सदस्य बनती है, और फिर उस घर की लड़की किसी और घर जाके दूसरे परिवार की सदस्य बनती है। हमारे घर में किसी और घर की लड़की आती है और वो हमारे परिवार की सदस्य बनती है। तो इस प्रकार से महिलाओं की बात इन्होंने की है। पहेली का उचित समाधान रिश्तेदारी की एक बुनियादी इकाई ढूंढना है। इन्होंने सोचा कि आखिर में इस पहेली को सुलझाया क्यों कैसे जाए कि रिलेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं। आखिर में इनका एक कुछ तो पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो इन्होंने इसका उचित जो समाधान निकाला वो ये सोचे कि रिश्तेदारी की एक बुनियादी इकाई आखिर में क्या है, इसको हमें ढूंढना जरूरी है जो सभी विविधताओं को समझा सके। तो यह 4 भूमिकाओं का समूह है। पहला है भाई, बहन, पिता और पुत्र। ये वे भूमिकाएं हैं जो किसी भी समाज में शामिल होनी चाहिए। तो इन्होंने देखा जिसमें अनाचार निषेध है कि एक पुरुष को अपनी वंशानुगत वंशावली के बाहर किसी पुरुष से पत्नी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अर्थात हमारे घर में जो महिला होती है उसकी शादी हम अपने ही घर में नहीं कर सकते बल्कि दूसरे घर में करेंगे, और अगर हमारे घर में कोई अगर पुत्र है या कोई भी लड़का है तो उसके लिए जो बहू लानी है वो हम किसी दूसरे पुरुष के घर से हम लेके आएंगे। तो इस प्रकार से अगर उदाहरण के लिए हम समझें कि एक भाई अपनी बहन का त्याग कर सकता है, त्याग ही होता है कि अगर हम देखें तो लड़की हमारे घर में हमारे खुद की सदस्य, हमारी खुद रक्त संबंधी है, हमारी खुद की बहन है जो कि 20-22 सालों तक हमारे साथ रहती है और उसके बाद से उसकी शादी तय हो जाती है, वो किसी और घर की बहू बन जाती है। तो इस प्रकार से एक भाई अपनी बहन को त्याग कर सकता है जिसका बेटा, अगर जो ये है इसका बेटा अगली पीढ़ी में अपनी बहन को बहिर्विवाह की अनुमति देकर इसका बदला ले सकता है। तो ऐसा देखने को आता है कि फिर उसका बेटा जो है वो उसकी बहन होगी, उसकी फिर शादी कहीं और करेगा। अर्थात बहन की शादी उस घर में संभव नहीं है, उसको हम बाहर ही करते हैं। अंतर्निहित मांग विभिन्न कुलों को शांतिपूर्वक संबंधित बनाए रखने के लिए महिलाओं का निरंतर प्रसार है। तो महिलाओं का जो ये आदान प्रदान का सिलसिला चलता है, इसी को इन्होंने सामाजिक विनिमय सिद्धांत से जोड़ के देखा था कि किस प्रकार से हमारे घर की जो पुत्री होती है वो किसी और के घर जाके और बहू या माँ का रोल निभाती है, और फिर उस घर की पुत्री कहीं और जाके माँ और बहू का रोल निभाती है। लेवी स्ट्रॉस की रिश्तेदारी संरचना का परमाणु केवल सजातीय रिश्तेदारों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। लेवी स्ट्रॉस का यहाँ पे एक कथन है कि पौराणिक विचार हमेशा विरोधों की जागरूकता से उनके समाधान की ओर आगे बढ़ता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कथन हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछ दिया जाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कथन है। लेवी स्ट्रॉस के बाद के कार्य जो थे वो अधिक विवादास्पद हैं, आंशिक रूप से क्योंकि वे अन्य विद्वानों की विषय वस्तु पर प्रभाव डालते हैं। उनका मानना था कि आधुनिक जीवन और सारा इतिहास उन्हीं श्रेणियों और परिवर्तनों पर आधारित है जिन्हें उन्होंने ब्राज़ीलियाई बैक कंट्री में खोजा था। तो अगर देखा जाए तो इनका मेन जो वर्क है वो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील को एक हम फ्रंट कंट्री तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो एक विकसित देश है, तो बैक कंट्री ही हम मानेंगे, एक पिछड़ा हुआ देश है। तो इन्होंने ऐसा माना था कि जो भी मैं अध्ययन यहाँ कर रहा हूँ ब्राज़ील में, यही लगभग संरचना हमें हर जगह देखने को मिलती है। तो इन्होंने कुछ ऐसे इनके मुख्य काम हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। द रॉ एंड कुक्ड, ये आप सभी को पता है कि ये आखिर में बुक किस बेस पे आधारित है। उन्होंने माना था कि कुछ हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे बहुत ही खास लोग होते हैं, घर के जैसे घरेलू लोग होते हैं, तो इन लोगों के लिए हम जस्ट
ऐसे ही नॉर्मल खाना बनाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई बहुत ही ख़ास मेहमान आ जाता है या बोलेंगे इम्पॉर्टेंट गेस्ट है, तो उसके लिए हम फ्राइड करके तला छना हुआ खाना बनाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ये भी हमारे संबंधों को निर्धारित करते हैं कि हमारे संबंध किस प्रकार हैं, उस प्रकार से हम उनके लिए भोजन भी बनाते हैं। फ्रॉम हनी टू एसेस द नेकेड मैन। तो ये इनकी तीनों बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग इनके फ्रंट पेज जो है कवर वो भी देखेंगे। मिथक के प्रति संरचनावादी दृष्टिकोण आखिर में क्या रहा है। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का मिथक के प्रति जो संरचनावादी दृष्टिकोण है उसको समझेंगे। अपने मानव शास्त्रीय सिद्धांतों के समान लेवी स्ट्रॉस ने मिथकों को एक प्रकार के भाषण के रूप में पहचाना, जिसके माध्यम से एक भाषा की खोज की जा सकती थी। उनका काम पौराणिक कथाओं का एक संरचनावादी सिद्धांत है, जिसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न संस्कृतियों में काल्पनिक और मनमानी कहानियाँ कितनी समान होती हैं। अगर हम देखें तो आप लोगों को याद होगा जो कहानियाँ आप लोग अपने नाना नानी या दादा दादी से सुनेंगे, अगर दूसरे स्टेट में भी अगर हैं किसी के यहाँ या आपका कोई दोस्त है, तो आपको ये सुनने में आएगा कि उनके नाना नानी दादा दादी ने भी सेम कहानियाँ उनको सुनाई थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो ये काल्पनिक और मनमानी तरीके की कहानियाँ होती हैं वो हर जगह एक ही जैसी होती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मिथक का कोई एक प्रामाणिक संस्करण नहीं है, बल्कि वे सभी एक ही भाषा की अभिव्यक्तियां हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि ये एक ही भाषा से निकली हुई भावनाएं हैं जो हम व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी। उन्होंने मिथक की मूलभूत इकाइयों अर्थात मिथक विषय को खोजने की कोशिश की थी। लेवी स्ट्रॉस ने मिथक के प्रत्येक संस्करण को वाक्यों की एक श्रृंखला में तोड़ दिया, जिसमें एक फंक्शन और एक विषय के बीच संबंध शामिल था। तो यहाँ पे कुल मिला के मीनिंग ये निकलता है कि लेवी स्ट्रॉस ये कहते हैं कि जो मिथक है वो मिथक ही होता है, वो हमारी कल्पना से बनी होती है, मनमाने तरीके की होती है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात की हो रही थी कि ये मिथक की जो कहानियाँ हैं वो सभी जगह एक जैसी सुनने में आती हैं, तो आखिर में इसमें इतनी समानता कैसे है। अभी हम लोग इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मैं जस्ट विकिपीडिया से मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी इसका फ्रंट जो पेज कवर है उसको देखेंगे हम लोग तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता है प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, तो रिश्तेदारी की प्राथमिक संरचनाएं। दूसरी बुक जो है रेस एंड हिस्टायर करके है, इसको द रेस क्वेश्चन इन मॉडर्न साइंस के रूप में ये एक सीरीज़ है। मिथक की संरचनात्मक अध्ययन जो है इसके बाद से ट्री स्टेट ट्रॉपिक्स। ट्री स्टेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लोगों को कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि ट्री स्टेट ट्रॉपिक्स में ट्री स्टेट का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होता है सैड अर्थात दुखी। इसको ये सारी जो इनकी संरचनाएं है इसीलिए थोड़ी सी इनकी जो रचनाएं हैं इसीलिए थोड़ी सी अलग से दिखती हैं, क्योंकि ये फ्रेंच में लिखी गई हैं। इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो वर्ड ऑन द वेन जो है वो जे वेटमैन और डी वेटमैन के द्वारा बाद में ट्रांसलेट किया गया है 1973 में। एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल, इसी को इंग्लिश में स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। 1962 में जो भी है टोटेमिस में औजेरधुई करके जो भी ये बुक इन्होंने फ्रेंच में लिखा है, इसको हम लोग इंग्लिश में टोटेमिज्म कहते हैं अर्थात टोटमवाद। तो ये बुक भी एक इनके द्वारा लिखी गई है, द सेवियस माइंड, आप सभी को पता है। 1964 से 1971 तक माइथोलॉजिक्स, ये आप सभी को पता है कि 4 वॉल्यूम है, 1 से लेके 4 वॉल्यूम तक। इसको भी ट्रांसलेट करने का काम जी वेटमैन और डी वेटमैन ने किया था। 1964 की बुक है द रॉ एंड द कुक। यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंच सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ले क्रू एट ले क्यूट ऐसे करके है बुक, बट द रॉ एंड कुक जो है ये इनकी बुक है जो कि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है।
1966 में डू माइल आर्क सेंटर्स करके है ये बुक जो है, इसका इंग्लिश नेम है फ्रॉम हनी टू एसेज। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स इंग्लिश के में ही हम लोग देखेंगे। द नेकेड मैन। एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल ड्यूकस करके है, इसको हम स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द वे ऑफ द मास्क और मिथ एंड मीनिंग करके इनकी एक बुक है, और द जेलस पॉटर। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दी जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इनकी कुछ बुक्स को देख लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे पहली इम्पॉर्टेंट बुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ट्रिस्टेड ट्रॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी दूसरी बुक द सेवेज माइंड, मिथ एंड मीनिंग, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द रॉ एंड कुक्ड, द वे ऑफ द मास्क, टोटमिज्म अर्थात टोटमवाद, द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स, फ्रॉम हनी टू एसेस। एक इनकी और भी इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया था, लुक लिसन रीड। ये क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की बुक है। द नेकेड मैन, रेस एंड हिस्ट्री, द स्टोरी ऑफ लाइनक्स, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ज़ीरो करके क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की बुक है। द व्यू फ्रॉम अफार ये बुक है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, तो वहाँ पे सॉरी मैंने बोल दिया था द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वी आर ऑल कैनिबल्स, ये भी एक इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मार्कस मॉस, ये इनकी बुक है। एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथ, पैरोल्स टोनीस करके इनकी बुक है। फ्रॉम मोंटेग्ने टू मोंटेग्ने, ये भी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की बुक है। द फेसेस ऑफ द मून, द अपोजिट फेसेस ऑफ द मून, ऐसे कुछ करके बुक है इनका। तो ये भी बुक आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चूँकि बहुत छोटा छोटा लिखा है, इस ऐसे ही है, द अपोजिट फेसेस ऑफ द मून ऐसे कुछ करके ये बुक है। आप लोग चाहिए तो एक बार गूगल करके क्लियर कर लीजिएगा। द जेलस पॉटर, ये आप लोगों को बुक ये दिख रही है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो इमेज है मैं इसलिए इसको रखी थी कि जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का इन्होंने लिखा था, ये उसका फ्रंट पेज कवर है ट्राइस्टेड ट्रॉपिक्स का। तो ये जो इनकी ओरिजिनल बुक रही है उसका ये फ्रंट पेज कवर रहा है। यहाँ पे एल होम करके इनकी एक मैगजीन थी, पत्रिका थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का एल होम न्यू करके। तो ये आखिर में क्या था इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो है एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल था, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में किसके द्वारा, एमेल बेनवेनिस्टे, पियरे गोरू और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो ये तीनों नाम है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एट द इक्वल पार्टिक देश, जो भी है हर फ्रेंच में ही नाम लिखा हुआ है, एज अ फ्रेंच काउंटर पार्ट टू मैन एंड अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये इसके बारे में एल होम के बारे में था कि एक जर्नल है, बस आप लोगों को यही याद रखना है कि ये एक जर्नल है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और किसके द्वारा, ये तीन विचारक जो हैं इनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, जिसमें कि एक नाम क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताया करिए, लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।